तुम समझ नहीं रहे हो वकार, मुझे वो लड़की हर कीमत पर चाहिए। मैं इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा। मुझे बस वो चाहिए। मैं इस लड़की को अपने बिस्तर तक लाना चाहता हूँ। मैं क्या करूं वकार, मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की मुझे पागल कर देगी। उसकी हंसी अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। वकार, तुम मेरी हालत को समझ रहे हो ना? तुम समझ रहे हो ना? वो पागल हुआ जा रहा था, जबकि वकार को इसकी ज़हनी कंडीशन पर पहले से ही शक था। अब तो इसे यकीन होता जा रहा था। जी सर, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। मैं इस लड़की को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसके बारे में पूरी मालूमात लेकर आपको बताता हूँ। मालूमात नहीं वकार, मालूमात नहीं चाहिए मुझे। वो लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। ढेर लगा दो इसके कदमों में दौलत का। जिस चीज की ख्वाहिश करती है इसको दे दो। बस इसे मेरे बिस्तर तक ले आओ, इसे मेरे पास ले आओ। कुछ भी करो लेकिन इसे लेकर आओ। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ। अब प्लीज परेशान मत हूँ। इस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं जितना जल्दी हो सके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको देता हूँ। वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। न जाने ये पागल इंसान अब इससे क्या चाहता था। इस तरह की दीवानगी अगर कोई नौजवान दिखाता तो बात कुछ और थी, लेकिन एक 60 साल का बूढ़ा अपनी तलब मिटाने के लिए यहाँ एक 20 साल की लड़की की फरमाइश कर चुका था। कल वो अपने दोस्त की शादी पर गए थे, जहाँ पर एक लड़की को देखा, और जब से इस लड़की को देखा था उसका दीवाना हो चुका था। वो हमेशा से ही अय्याश पसंद रहा था। अपने बोस की तबीयत से वो अच्छे से वाकिफ था, लेकिन यहाँ आकर उसके बोस की जिद एक अलग रूप इख्तियार कर चुकी थी। इसका बोस एक मासूम सी लड़की को बस एक रात के लिए अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहता था, और वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर वो लड़की इसे कहाँ से लाकर दे। वो इसे जानता तक नहीं था, यहाँ तक कि इसने तो शायद एक नज़र भी मुश्किल से ही इसे देखा था। अब कहाँ से तलाश करके लाएगा इस लड़की को? अपने बोस को तो इसने यकीन दिलाया था कि वो कहीं से भी इस लड़की को ढूंढ लाएगा, लेकिन ये कितना मुश्किल था ये तो सिर्फ वकार को ही पता था। लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए इसे ढूंढना तो था ही। सर, मैंने इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। ये लड़की ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका निकाह होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं किसी निकाह को नहीं मानता। मुझे वो लड़की चाहिए हर कीमत पर। इसे लेकर आओ मेरे लिए, ये तुम्हारा काम है। तुम कैसे करोगे, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन सर, मैं कैसे लेकर आऊं? इसकी शादी हो रही है, इसके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। ये मुमकिन नहीं है। समझने की कोशिश करें। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसे कैसे समझाए। इस आदमी ने सच में उसका दिमाग खराब कर दिया था। ये सब मैं नहीं जानता वकार। मैं दुबई जा रहा हूँ 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद वो लड़की मुझे चाहिए, लेकिन किसी मर्द ने इसे निगाह भर कर देखा ना हो, किसी मर्द ने इसे छुआ हुआ ना हो। याद रखना, वो मेरे पास आए तो बिल्कुल साफ आए। सर, मुझे क्या पता कि वो उन टच है या नहीं। वो परेशानी से बोला था। अब तक तो है। अगर तुम्हारी गलती से किसी और की राहत का सामान बन गई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बात याद रखना। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर बाद में इसमें कोई खामी निकली तो शट अप। बकवास करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जितना कहा है इतना करो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीनों का वक्त है। ये बात याद रखना। मुझे हर कीमत पर वो लड़की चाहिए और इसे लाकर तुम मुझे दोगे। दूसरी तरफ से फोन बंद हो चुका था, जबकि वकार अपने मोबाइल की बंद स्क्रीन को घोर रहा था। उसके बस में कुछ भी नहीं था। उसका बोस उसके हल्क तक आ चुका था, वो भी एक लड़की के पीछे जिसकी शादी थी। कुछ ही दिनों में वो क्या करे इस बोस के लिए जिस पर प्यार का जुनून सवार था। एक मासूम सी लड़की की जिंदगी तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, और वकार को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ना तो इस लड़की की शादी को रोक सकता था और ना ही इसे लड़कियों को अगवा करना आता था। इसे अपनी नौकरी बेहद अजीज थी। इसी के सहारे इसकी जिंदगी चल रही थी। उसका बोस इसे कम काम में ज्यादा तनख्वाह देता था। बेशक उसके सारे काम लीगल नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करके ही पैसे लेता था। ये भी इसके काम का हिस्सा था। वो अपने बोस को लड़कियां भी लाकर देता था, लेकिन इस दफा उसके बोस ने इसे बहुत मुश्किल काम दे दिया था। इस दफा वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुका था। थोड़ी देर में मौलवी साहब आने वाले हैं। उनकी आते ही हम निकाह के रस्म अदा करेंगे, भाभी ने अंदर दाखिल होते हुए बताया था। और वो जो लहंगे में तैयार बैठी अपनी होने वाली जिंदगी का फैसला सुन रही थी। खामोशी से अपनी आंखों में आंसुओं को पीछे धकेलती हाँ में सर हिला गई थी। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बड़े खानदान से है। ये मत सोचना कि हमने जल्दबाजी में तुम्हें किसी के भी प्ले बांध दिया। तुम्हारे भाई ने बहुत सोच समझकर तुम्हारी शादी का फैसला किया है। मेरी जान, परेशान होने की जरूरत नहीं। भाभी को आखिरकार उसकी हालत पर तरस आ ही गया था। तभी वो मुस्कुराते हुए इसके पास बैठकर इसे समझाने लगी।
आज तक भाभी के मुंह से इसने कभी इतना नर्म लहजा नहीं सुना था, लेकिन आज उनके अल्फाज सुनकर इसने उनके कंधे पर सर रख दिया था। उसके सिसकने पर भाभी को इसके मेकअप की फिक्र खाए जाने लगी। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? हीर सारा मेकअप खराब कर दोगी, तुम्हारा अभी निकाह होने वाला है। ऐसा कौन करता है बेवकूफ, मेरी शादी हुई ना, मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त होता ही खुद को संभाल कर रखने वाला है। वो प्यार से इसे दिलासा देते हुए कहने लगी, 2 माह पहले वो कितनी खुश थी, उसकी माँ जिंदा थी इसको संभालने के लिए। वो सिर्फ 2 बहन भाई ही थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बाबा ने एक रात खामोशी से साथ छोड़ दिया। शुरू में तो भाई ने हर जगह खूब नखरा उठाया, लेकिन बाद में इसे एहसास हुआ कि बाहर मुल्क जाकर वो यहाँ से बेहतर कमाई कर सकता है। बस फिर बाहर जाने का ऐसा जुनून सवार हुआ देखा ही नहीं, और वो बाहर को निकल गया। 3-4 साल सऊदिया में खूब कमाई करके वापस आया तो अम्मा को इसकी शादी की फिक्र होने लगी। फिर किया, खानदान ने सबसे अच्छी और खूबसूरत लड़की को ब्याह कर अपनी बहू के रूप में ले आए। शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहा। शादी के चंद दिन रहकर भाई वापस सऊदी अरब चला गया। अभी भी इसकी पढ़ाई की फिक्र में हलकान हो रहा था जब बीवी ने कह दिया कि इसको भी वहाँ बुला लिया जाए। अम्मा को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। वो हमेशा यही कहती कि पहले हीर की पढ़ाई के बारे में सोचो, ये अपने आप को संभालने के काबिल हो जाएगी, तब ले जाना अपनी बीवी को अपने पास। हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये मत भूलो कि बूढ़ी माँ और जवान बहन हाथ धुरे बैठी है। उनकी बहू ने तो ऐसे बेटे को अपने हाथ लिया था कि वो बहू की हर बात को सही कहता। अम्मा का फिलहाल हीर की शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो चाहती थी कि वो खूब पढ़े लिखे और अपने बाप का नाम रोशन करे, लेकिन ऐसे ख्वाब सिर्फ माँ बाप ही देख सकते हैं। अम्मा की एक रात अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज की लपेट में आ चुकी है। बस फिर क्या, अम्मा को बेटी की फिक्र होने लगी और बहू को इसकी शादी की फिक्र लग गई। वो अपने ही खानदान में अलग अलग जगह उसके लिए रिश्ते तलाश करने लगी। यकीनन सास की फिक्र तो इसको रही नहीं थी, अब फिक्र थी तो सिर्फ इस एक नंद का डर था कि कहीं माँ के गुजरने के बाद बहन की मोहब्बत ना भाई के दिल में जाग जाए। इसीलिए हमदर्दियों के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसने भी अपनी जान लगा दी, लेकिन कोई भी रिश्ता काबिल कबूल नजर ही नहीं आया। और आखिरकार एक दिन अपने आप ही एक रिश्ता इनके घर आया। पता चला कि वो हीर की किसी सहेली का दौर का कजिन है और हीर को शादी पर देखकर उसके लिए रिश्ता लेकर आया है। बस माँ को रिश्ता पसंद आ गया और वो मंगनी के बाद 2 साल का शादी का वक्त रखना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी हीर इस रिश्ते को समझने के काबिल बन जाए। लेकिन भाभी इस चीज के लिए तैयार न थी। उनका कहना था कि माँ की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो एक जानलेवा मर्ज की लपेट में है। लेकिन अम्मा अपनी बात पर डटे रही और भाई को भी दुनिया से जाने से पहले वसीयत कर दी कि जब तक हीर 20 साल की न हो जाए तब तक इस पर जोर न डाला जाए। अम्मा तो दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन इसे उम्मीद थी कि भाई उसका साथ जरूर निभाएगा। लेकिन भाई को तो जैसे सिर्फ बहाना चाहिए था। मंगेतर साहिब की तरफ से जरा सा जोर डाला गया। माँ के जाने के 2 महीने के बाद ही उसके घर बारात आ गई थी और अब वो खामोशी से बैठी निकाहनामा पर साइन कर रही थी। इसे पता चला था कि इसके वलीमे में इसके भाई और भाभी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भाई भाभी को कल सुबह ही अपने साथ सऊदी अरब लेकर जा रहा है। वो इसके सारे पेपर तैयार करवा चुका था, बस इसे ही लाइल्म रखा गया था। इसे अब तक यकीन न आया इसका भाई इसे इस तरह बेआसरा बेसहारा छोड़ कर जा रहा था। इसने बातों ही बातों में अपने भाई से इस बात का जिक्र किया तो इसने कह दिया कि वो कोई अनजान तो नहीं है तुम्हारे लिए, तुम लोगों की इतने महीने मंगी रही है, टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है, एक दूसरे से वाकिफ हो, और वो कौन सा लंबी चौड़ी खानदान बर्दारी रखता है जो तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। तुम अच्छे से रहना उसके साथ, वो भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे जो तुम अपनी भाभी के साथ करती हो। वैसा कुछ भी मत करना। भाई की ये अल्फाज इसे बुरी तरह से तोड़ गए थे। इसने अपनी भाई की 1.5 साला जिंदगी पर नजर डाली तो इसे ऐसा कोई सलूक याद न आया भाभी के साथ जिसका जिक्र उसका भाई कर रहा था। जो भी था, जिंदगी थी जो इसने गुजारनी थी, उसका भाई इसे छोड़कर चला गया था। अब इसे खुद अपना घर बसाना था। रुखसती पर भी इसकी भाभी उसके काम में बस यही बोलती रही कि ज्यादा रोना धोना करने की जरूरत नहीं है, मेकअप खराब नहीं होना चाहिए, बहुत महंगे पार्लर से करवाया है, कम से कम ससुराली रिश्तेदारों को तो देखना है तुम्हें। और भाई इसने भी क्या रुखसत किया, एक बोझ था जो अपने सर से उतार दिया था। इसके ससुराली रिश्तेदार ज्यादा नहीं थे, शादी में बस चंद एक गाड़ियां ही थी जो इसे रुखसत करवाने के लिए आई थी। इसकी सास ने तो देज में अच्छा खासा मुनफाड़ कर जहेज मांगा था, लेकिन भाई भाभी ने गुर्बत की वो दास्तानें सुनाई कि वो भी खामोश रह गई। लेकिन अंदर ही अंदर इसे अपने इकलौते बेटे के लिए ये मलाल खाए जा रहा था कि वो खाली हाथ आई है।
अम्मा की मेहरबानी से थोड़ा बहुत जो जोड़ कर रखा था दुनियादारी के लिए भाई ने इसके हवाले कर दिया था, लेकिन खुद से बस जो शादी करवाने का खर्चा उठा लिया था इतना ही काफी था। इसकी भाभी तो इतने में ही गरीब हो गई थी। चलो तुम्हारे भाई ने दिया दिलाया तो कुछ नहीं, लेकिन हमें बहु खूबसूरत मिल गई, इसी पर गुजारा कर लेंगे। वैसे तुम्हारे भाई भाभी सुबह सवेरे ही यहाँ से निकलने वाले हैं, तो हमारा घर तो मेहमानों से भरा होगा। तुम कैसे जाओगी उनसे मिलने के लिए? इसे लाकर कमरे में बिठाया गया तो इसकी सास इससे बातें करने लगी। क्या मतलब वो खुद नहीं आएंगे मुझसे मिलने के लिए यहाँ? इसका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। ऐसे में लड़की के घर की तरफ से किसी एक रिश्तेदार का होना बेहद जरूरी होता है, लेकिन यहाँ इसके पास कोई भी नहीं था। अरे कहाँ, उन लोगों ने तो कहा है कि अगर मुमकिन हो सके तो तुम्हें उनसे मिलवाने एयरपोर्ट पर ले आया जाए, लेकिन तुम भी बच्ची थोड़ी हो। खुद सोचो, अगर शादी की पहली सुबह ही दुल्हन को घर से कहीं बाहर ले जाया जाए तो कितना बुरा लगेगा। खैर छोड़ो उन सब बातों को, मैं भी क्या फजूल चक्रों में पड़ रही हूँ। थोड़ी देर में साद आने वाला होगा, इसके दोस्त आए हुए हैं, बाहर उन लोगों ने बिठाया हुआ है। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं जरा मेहमानों को देखती हूँ और साद को भी अंदर भेजती हूँ। वो इसके करीब से उठकर बाहर जाने लगी, माना कि कुछ लेकर नहीं आई थी, लेकिन इसका खूबसूरत चेहरा उनके रिश्तेदारों को जलाने के लिए काफी था, और वो तो अपनी बहू की इस खूबसूरती पर सदके वारी जा रही थी। अपने बेटे के लिए उन्होंने अपने खानदान की हर खूबसूरत लड़की का हाथ मांगा था, लेकिन साद की अच्छी नौकरी न होने की वजह से तकरीबन सारे ही रिश्तों पर इनकार हो गया था, और अब उनसे बदला लेने के लिए वो सबसे खूबसूरत लड़की को अपने खानदान की बहू बनाकर ले आई थी। अब इतना तो बनता था। और फिर साद के ताया के बेटे की वजह से साद की बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई थी। अब तो उनकी चुप ही निराली थी। अपने भाई की बेवफाई का गम तो इसे बहुत था, लेकिन अब इसने अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना था। ये सब कुछ इसके लिए बहुत मुश्किल था। साद के साथ 7 महीनों से इसकी बात चल रही थी, लेकिन एक हद में, क्योंकि हमेशा साद से बात करते हुए अपनी अम्मा के सामने रहती थी। इसने साद से भी ये बात साफ लफ्जों में कह रखी थी कि अम्मा सामने बैठी हुई है। कभी कभी तो साद इस बात से खासा बदमजा हो जाता था। कम अज कम अम्मा का प्लो छोड़कर मुझसे बात कर लिया करो, लेकिन इसे डर लगता था कि साद पता नहीं उससे किस तरह की बात करेगा। लेकिन ये भी खुदा की करम नवाजी थी कि माँ की मौजूदगी की वजह से साद ने कभी इससे उल्टी सीधी कोई बात नहीं की थी, बस हाल चाल पूछकर फोन बंद कर देता। और माँ की वफात के बाद वो तो इस सदमे से निकलने में ही अच्छा खासा वक्त ले चुकी थी। इसकी माँ इस दुनिया में इसे अकेला छोड़कर चली गई है। और फिर जब एक रात साद ने फोन किया, तब इसने साफ अल्फाज में कह दिया कि अब वो फोन पर ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकती। इसे सुबह उठकर भाभी को 1000 तरह की बातों के जवाब देने पड़ते हैं। और ये इस दिन से अगले दिन की बात थी जब साद ने शादी पर जोर डालना शुरू कर दिया, और आज वो इस वक्त उसके कमरे में बैठी इसी के आने का इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और वो अंदर दाखिल हो गया। वो सर झुकाए बैठी अपने आप को इस माहौल का हिस्सा बनाने की कोशिश करने लगी थी। उसके चेहरे पर घूंघट था जो यहाँ से जाने से पहले इसकी सास उसके चेहरे पर डाल कर गई थी, ताकि इसका शौहर उसके हसन का दीदार करने से पहले इसे गिफ्ट में कुछ तो जरूर दे। अपनी सास की बातों से इसने ये तो महसूस कर ही लिया था कि जहेज न लाकर इसने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से आगे जाकर भी काफी कुछ सुनने वाली थी। लेकिन इसने ये भी नोट किया था कि इसके चेहरे को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश है। बार बार आकर उसका माथा चूमती और उसकी बलाई लेते हुए कहती कि और कुछ हो ना हो, मेरी बहू हुसैन तो बहुत है। इसका बार बार कहना कि वो इस घर में बेशुमार हसन लेकर आई है, इसे सर तक नहीं उठाने दे रहा था। इसकी माँ तो अक्सर उसकी बलाई लेती थी, और भाई ने भी इसे इस बात का एहसास दिलाया था कि वो बहुत हुसैन है, लेकिन अपनों को तो हर इंसान ही खूबसूरत लगता है। हालांकि भाभी ने कभी इसे इस बात का एहसास नहीं दिलाया था कि वो खूबसूरत है, इसलिए इसने भी कभी इस बात पर कभी मान नहीं किया था। और वो यही सोचकर खुश हो गई थी कि इसकी सास इस पर किसी चीज के लिए तो खुश है, और यकीनन इसके शौहर को भी इसका हसन अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो ही जाने वाला था। लेकिन इसके बावजूद भी इसे बहुत घबराहट हो रही थी। वो साद के साथ इस कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके साथ काफी फासले पर बेड पर बैठ गया था। ये चेहरे से पर्दा हटा दो हीर प्लीज, वो सीरियस अंदाज में बोला तो हीर ने भी ज्यादा देर ना की थी अपने आप को इसके सामने लाने की। वो जमीन पर नजर गाड़े परेशानी से बैठा हुआ था, जबकि वो बस इसे देख रही थी। क्या हुआ साद, अब ठीक तो है ना? इसे काफी खामोशी से बेटी देखकर इसने परेशानी से पूछा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। इसके पूछने पर वो उठकर खड़ा हुआ और फिर कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसकी परेशानी उसकी समझ से बाहर थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मैं तुम्हें किस तरह से ये बात बताऊं हीर। वो परेशानी से अपना सर हाथों में लेकर फिर से बैठ गया।
साद आप मुझे बताएंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगी ना। आपको जो भी परेशानी है प्लीज मुझसे शेयर करें, मैं आपकी बीवी हूँ। इसने खुद ही साद के हाथ पर अपना हाथ रखा। जब अगले ही लम्हे साद उठकर खड़ा हो गया था, जैसे इसने अपनी बीवी को नहीं किसी करंट को छू लिया। तुम प्लीज दूर रहो मुझसे। वो दूर